बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सर आज क्लास हम शुरू करते हैं और आज क्लास में हम करेंगे ऑडिट रिस्क के पास पेपर। तो यहाँ से हम रीड करते हैं। सर सबसे पहले कोई भी हमारा क्वेश्चन होगा तो उसके हम क्या करेंगे, हम सर उसकी ना रिक्वायरमेंट देखेंगे, रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट देख के हम उस क्वेश्चन को उस हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट देख के हम उस क्वेश्चन को उस हिसाब से पढ़ेंगे। सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सप्लेन ऑडिट रिस्क एंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क। ये तो सीधा सीधा रट्टा पूछ रहा है आपसे, आप उनको बता देंगे ऑडिट रिस्क क्या होता है और कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क क्या होते हैं। ऑडिट रिस्क वो होता है सर कि मैं कहीं ओपिनियन गलत ना दे दूं, ठीक है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपिनियन देना कुछ और चाहिए था, जबकि दे कुछ और दूं सर। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क क्या बनेंगे मेरे सर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिक्स स्टेटमेंट जिसके अंदर इंटरनल इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। उसके बाद सर डिटेक्शन रिस्क। ये मेरे हो गए कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क जिनको मैंने डिफाइन करना है। थोड़ा थोड़ा सा 5 मार्क्स मेरे ये हो गए। ठीक है सर, अगर मैं आगे बढ़ूं, बी रिक्वायरमेंट यूजिंग द मिनट्स प्रोवाइडेड। मिनट्स क्या होते हैं, जो मेरी मीटिंग होती है जब भी किसी से, तो हम बनाते हैं मिनट्स, मीटिंग मिनट्स बनते हैं। मिनट्स हमेशा मीटिंग के बनते हैं। मिनट्स मीन समरी के डिस्कशन क्या क्या हुई, ठीक है ना, हमारे बीच में बातें क्या क्या हुई। ठीक है, हमने जो इतना टाइम जाया किया उसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें थी। सारी बातें नहीं लिखते हैं, इंपॉर्टेंट बातें लिख रहे होते हैं। तो ये ऊपर वाले मिनट्स जो दिए गए हैं इनको यूज करके आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब 6 ऑडिट रिस्क। आइडेंटिफाई करो, डिस्क्राइब 6 ऑडिट रिस्क। डिस्क्राइब बोले तो सर इम्पैक्ट बताओ, ठीक है ना। आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब 6 ऑडिट रिस्क, ठीक है ना। एक्सप्लेन कहेगा या डिस्क्राइब कहेगा एक ही बात है, या इम्पैक्ट कहेगा, तीनों एक ही बात है। ठीक है, आइडेंटिफाई डिस्क्राइब 6 ऑडिट रिस्क, एक्सप्लेन द ऑडिटर रेस्पॉन्स टू ईच रिस्क इन प्लानिंग द ऑडिट ऑफ मिंटी कोला कंपनी। ठीक है, तो बी रिक्वायरमेंट हमारे काम की है। ऊपर चलते हैं सर, अब इसको रीड करते हैं। मिंटी कोला सर अब मैं रीड करने लगा हूं। भाईजान सब साथ है मेरे, भाईजान ठीक है सर। तो मिंटी कोला मिंटी मैन्युफैक्चर फिजी ड्रिंक्स सच एज कोला, लेमोनेड एंड लेमोनेड एज वेल एज अदर सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड इट्स ईयर एंड इज 31 दिसंबर 2013। ये बड़ी काम की बात है। 31 दिसंबर 2013 उसका ईयर एंड है। यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ पार्सले एंड कंपनी एंड आर करंटली प्लानिंग द ऑडिट ऑफ मिंटी। सही है भाई, आप ऑडिट मैनेजर हो पार्सले एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के, और आपको ऑडिट दिया गया है मिंटी कोला का। ठीक है, यू अटेंडेड द प्लानिंग मीटिंग विद द एंगेजमेंट पार्टनर एंड फाइनेंस डायरेक्टर। ठीक है ना, एंगेजमेंट पार्टनर मतलब आपकी फर्म का जो पार्टनर है जो ऑडिट रिपोर्ट में साइन करेगा, और फाइनेंस डायरेक्टर मतलब सामने वाली मिंटी कोला की कंपनी का सीएफओ। फाइनेंस डायरेक्टर बोलो या सर सीएफओ बोलो, ठीक है ना, सामने वाली कंपनी का। लास्ट वीक एंड रिकॉर्डेड द मिनट्स फ्रॉम द मीटिंग शोन बिलो। ये रियल में भी ऐसा हो रहा होता है, बिल्कुल ठीक है। जब आप भी जाएंगे ऐसे मीटिंग के अंदर तो आप भी ऐसे मिनट्स आपको कहे जाएंगे, अच्छी फर्म होगी तो आप बनाएंगे। ठीक है, यू आर रिव्यूइंग दीज आर इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी। आप ऑडिट स्ट्रेटेजी की वजह से, मैंने बोला था रिस्क असेसमेंट अच्छी होगी तो फिर सर आप ऑडिट स्ट्रेटेजी भी सही कर सकेंगे, उसके बाद ऑडिट प्लान भी आप सही से बना पाएंगे। मिनट्स ऑफ द मीटिंग। अब ये जो ऊपर वाली बात पढ़ी ना हमने सर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक बात पढ़ी ना, ये फजूल बकवास थी, इसमें कोई इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं थी। ठीक है ना। अब जो बात आ रही है ना, ये मिनट से, यहाँ से सर, यहाँ से जो बात स्टार्ट हो रही है, ये बड़ी काम की बात है। तो यहाँ से इसको ना तरीके से सुन लो। मिंटीज ट्रेडिंग रिजल्ट। अब मैं जो है ना ये सवाल नहीं करवाऊंगा, आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है ना। भले भले ये वाले पॉइंट जो है ना इनको देख के, ये वाले पॉइंट जो है ना इनको देख के सर आप खुद से कर लेना। ये वाले पॉइंट्स इनको देख के फिर भले इसको करे, कोई आपको याद हो जाएगा। मिंटीज ट्रेडिंग रिजल्ट हैव बीन स्ट्रॉन्ग दिस ईयर। उनके जो ट्रेडिंग रिजल्ट है वो स्ट्रॉन्ग है दिस ईयर। द कंपनी इज फॉरकास्टिंग रेवेन्यू ऑफ 85 million which is an increase from the previous year. ठीक है, the company is invested significantly in cola and fizzy drinks production at uh, production process factory. This resulted in an expenditure of 5 million on updating, repairing and replacing a significant amount of machinery used in the production process. ये बड़ी काम की बात है। This result in expenditure of 5 million on updating, repairing, replacing and significant amount of machinery used in production process. एक पॉइंट चले मैं आपको बता देता हूँ।
इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग दिस ईयर। ये बात यहाँ से हाईलाइट हो रही है भाईजान, ये बात यहाँ से हाईलाइट हो रही है। ये मेरा रिस्क आइडेंटिफाई हो गया कि मिंटी हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 5 million ऑन अपडेटिंग, रिपेयरिंग, रिप्लेसिंग a significant amount of machinery used in production pro। ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। इसका इम्पैक्ट क्या होगा डिस्क्राइब करूंगा। देयर इज अ रिस्क, ठीक है, कि जो 5 million द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द मिंटी ऑन अपडेटिंग द मशीन माइट नॉट हैव बीन कैपिटलाइज्ड, ठीक है ना, माइट नॉट हैव बीन कैपिटलाइज्ड, ठीक है ना। मशीन के अंदर उन्होंने हो सकता है कैपिटलाइज नहीं किया हो, या ये भी हो सकता है since it can be we need to check, it might be the expenditure of revenue nature and Minty has incorrectly, there is a risk Minty might have incorrectly classified capitalized in मशीन। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ हो सकता है ये 5 million का जो एक्सपेंडिचर हो कैपिटल नेचर का हो तो मिंटी ने इसको पीएनएल में ना चार्ज कर दिया हो सकता है ये रेवेन्यू नेचर का हो और पीएनएल में चार्ज होना चाहिए था, हो सकता है इन्होंने इसको कैपिटलाइज कर लिया हो, ठीक है। तो सर ये मेरा रिस्क है, तो ठीक है सर। as the level of production has increased, as the level of production has increased, सर मैं दूसरी पॉइंट पढ़ने लगा हूं, मेरे साथ हैं सब लोग, ठीक है। डिस्पोजल नहीं हुआ, ठीक है ना। as the level of production has increased, the company has expanded the number of warehouses it uses to store inventory, ठीक है। it now utilizes 15 warehouses, 15 warehouses. Some are owned by Minty, some are rented from third party. There will be inventory counts taking place at all 15 of these sites at year end। इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ याद करो, जब कंपनी के ज्यादा वेयर हाउसेज होते हैं, यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ था, तो ऑडिटर ड्यू टू उसके पास टाइम नहीं होता, ठीक है ना, ड्यू टू उसके पास टाइम नहीं होता, तो वो सारे वेयर हाउसेज वेरीफाई नहीं कर पाता है, सारी इन्वेंट्री वेरीफाई नहीं कर पाता। ये बात कहाँ पे लिखी हुई थी, ये बात यहीं पे कहीं पे लिखी हुई थी कि अगर एक कंपनी के ज्यादा वेयर हाउसेज होते हैं तो सर, अगर आप लोगों को मिल गई हो तो मुझे नंबर बता दें काइंडली। ट्वेंटी सेवन, नहीं नहीं ये वाली नहीं, ये तो मतलब एक्सेस इन्वेंट्री फिक्स एसेट इन वेयर हाउस इंक्रीज रिस्क ऑफ, नहीं नहीं एक वो बात थी कि कंपनी के ना ज्यादा वेयर हाउसेज हैं, तो ऑडिटर जो है वो सारे तो वेरीफाई नहीं कर पाएगा। स- हाँ हाँ ये 14 नंबर पॉइंट सर, ये 14 नंबर पॉइंट रीड करें, ये बात यहाँ से निकल रही है। देयर आर वेरियस लोकेशन फॉर स्टोरेज और इन्वेंट्री, ऑडिट क्लाइंट 100% ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन नॉट पॉसिबल फॉर द ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर टू काउंट इन्वेंट्री वेयर द मटेरियल बैलेंस। तो अब ये 15, तो अब ये 15 वेयर हाउस, ऑडिटर क्या सारे वेयर हाउस वेरीफाई करेगा? नहीं, ऑडिटर तो मैक्सिमम 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 5 करेगा, मैक्सिमम 5 करेगा, ठीक है ना। तो सर इस तरीके से जहाँ पे मटेरियल बैलेंस होगा तो बाकी जो 10 ऑडिटर काउंट नहीं कर पाएगा, वहां पे हम हो सकता है वहां पे एग्जिस्टेंस की असर्शन वेरीफाई नहीं हो सकेगी, तो देयर इज द रिस्क दैट इन्वेंट्री शोन इन दी इन्वेंट्री कार्ड माइट नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, क्योंकि जो मैं चेक नहीं करूंगा तो मैं कैसे कह सकूंगा कि यार ये यहाँ पे एग्जिस्ट करती हुई है कि नहीं। सर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। A new accounting journal ledger has been introduced at the beginning of the year, with the old and new system being run in parallel for a period of 2 months। याद करो न्यू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का भी मैंने तुम लोगों को बताया था, ठीक है। बहरहाल खुद से लिखने की करो, आप लोगों को टाइम दूंगा मैं, ठीक है। अब सर बिल्कुल ये भी हो सकता है, बिल्कुल हमारा सही कह रहे हो तुम। As a result of increase in revenue, Minty recently recruited a new credit controller to chase the outstanding receivable। ठीक है भाई, जैसे रेवेन्यू बढ़ गया तो उन्होंने न्यू क्रेडिट कंट्रोलर वो बंदा होता है जिसको रखा जाता है कि यार आप ना क्या करो, आप ना हमें रिसीवेबल, लोग पैसे नहीं देंगे तो आप हमसे जल्दी रिकवरी करके दे दो, ठीक है। तो द फाइनेंस डायरेक्टर समझ रहा है इट इज नॉट नेसेसरी टू कंटिन्यू टू मेंटेन एन अलाउंस फॉर रिसीवेबल एंड सो रिलीज द ओपनिंग अलाउंस ऑफ 1.5 मिलियन। मतलब 1.5 मिलियन जो है ना वो ओपनिंग में पड़ा हुआ था,
फाइनेंस डायरेक्टर ने सोचा यार इस साल ना प्रोविजन मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमने क्रेडिट कंट्रोलर को रख दिया है, तो अब ये तो बस पूरे रिकवर करवा देगा। तो जो पुराना प्रोविजन पड़ा था ना, उसने इसको भी इनकम बना दिया। क्या ये सही ट्रीटमेंट है आईएफआरएस की? क्या रिसीवेबल पे प्रोविजन बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए? ठीक है ना? तो ये उसने जो कहा ये गलत है। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ सर मैं। सर उसके बाद यहाँ पे आता हूँ मैं। In addition, Minty has incurred expenditure of 4.5 million on developing a new brand of fizzy soft drinks. The company started this process in January 2013 and is close to launching their new product into the marketplace. भाई intangible asset इन्होंने लॉन्च करने का सोचा है, तो उसको भी देख लेना। The finance director stated that there was a problem in November in mixing of raw material within the production process, which resulted in a large batch of cola product tasting different. A number of these products were sold, however, due to complaint by customer about the flavor, no further of sales of these goods have been made. क्यों further sale क्यों नहीं हो पाई? ठीक है ना? अब यहाँ पे ना IS2 का तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो टेस्ट होगा। नो एडजस्टमेंट हैज बीन मेड टू वैल्यूएशन ऑफ डैमेज इन्वेंट्री। भाई तुमने जो है ना ज्यादा मिक्स कर लिया, तुमने सोचा था ये अब इतने पे निकल जाएगा, अब ये इतने पे निकल ही नहीं रहा। व्हिच विल स्टिल बी हेल्ड एट द कॉस्ट ऑफ 1 मिलियन। IS2 का लग रहा होता है जब एक इन्वेंट्री आपकी सेलिंग प्राइस नहीं ले पाए जो आपने सोचा है, तो मतलब वो उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहिए? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। सर बात समझ में आ रही है? अब स्टैंडर्ड ना पक्का होता जाएगा जो भी पुरानी क्लासेस में पढ़ते आए हो। भाई एक इन्वेंट्री है, अब वो सेल नहीं हो पा रही, तुमने IS2 क्या कहता है, तुमने इन्वेंट्री रखनी होती है, वैल्यू करनी होती है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। लेकिन तुमने एक इन्वेंट्री बनाई, तुमने एक जूस बनाया जिसके अंदर गलती से सारे रॉ मटेरियल मिक्स कर दिए। वो कुछ बनना कुछ और था, बना कुछ और। ठीक है, तुमने क्या किया, सेल किया, लेकिन वो सेल वापस आ गई और कंप्लेंट आ गई उससे। सर सेल वापस नहीं आई, मतलब कंप्लेंट आई, उसके बाद वो मजीद सेल नहीं हो सकी। तो अब तुम्हें एज पर IS2 तुम्हें ये मतलब श्योर हो जाना चाहिए कि ये जो है ना सेल सेलिंग प्राइस पे नहीं हो सकती, या तो ये कॉस्ट पे होगी या तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे सेल होगी। तो जो दिन इन दोनों में से लोअर होगा ना, तो मैं उस पर रिकॉर्ड करना है कि कम से कम इतना तो रिकवर हो ही जाएगा मुझे। इन्वेंट्री को अब इस पे रिकॉर्ड करना है, किस पे सर? कम से कम इतना तो रिकवर हो ही जाएगा मुझे। तो अभी तक तुम्हारी जो इन्वेंट्री है ना वो कॉस्ट पे रखी गई है, तो तुम यहाँ पे लिखोगे यार कंपनी को ना इन्वेंट्री रखनी चाहिए इस पर IS2 लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। सर बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऑब्सोलीट इन्वेंट्री हो गई है। एज इन प्रीवियस ईयर the management of Minty is due to be paid significant annual bonuses on the value of year end total asset। भाई अब ईयर एंड टोटल एसिड पे ना इनको रखा रखा हुआ है उन्होंने। तो भाई अब वो क्या करेंगे? सर अब आपके पास ना 11:59 हो रहे हैं, ठीक है ना, 12 हो रहे हैं सर, 12 बजे, 12:15 तक आप लोगों के पास टाइम है। 12:15 या 10 मिनट दे रहा हूँ, 12:10 में ना मैं ये सवाल पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है? तो आप इसको देखें, आप ऑर्डर रिस्क को आइडेंटिफाई करें और उसको एक्सप्लेन करें। रिस्पॉन्स फिलहाल नहीं लिखें, रिस्पॉन्स रीड करवाऊंगा फिर उसके बाद लिखेंगे। रिस्पॉन्स की जगह छोड़िएगा। सर अब लिखना कैसे है मुझे? सर मुझे लिखना ऐसे, या तो 3 कॉलम बनाओ, एक कॉलम देखो तुम लोगों से ना रिक्वायरमेंट पूछी गई है, तुम लोगों से जो रिक्वायरमेंट पूछी गई है, बी रिक्वायरमेंट के अंदर 3 चीजें पूछी गई हैं। एक रिक्वायरमेंट के अंदर तुम्हें कहा गया आइडेंटिफाई करो, तो एक कॉलम बनाओ आइडेंटिफाई का, दूसरा कॉलम बनाओ तुम सर उसको एक्सप्लेन करने का, तीसरा कॉलम बनाओ रेस्पॉन्स का। या तो ये तरीका है, या दूसरा तरीका ये है सर, 2 कॉलम बनाओ, एक कॉलम तुम बनाओ आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन का। फिर आइडेंटिफाई कैसे करना है? कॉपी पेस्ट करना है, जो जो बात तुम्हें रिस्क लगे उसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करना है बस। एक्सप्लेन कैसे करोगे वो मैंने तुम्हें बताया, उसमें ना तुम्हें स्टैंडर्ड एक्सप्लेन करना है, तुम्हारे हिसाब से स्टैंडर्ड की क्या ट्रीटमेंट है, तुम्हारे, मैं दोबारा बता रहा हूँ, तुम्हारे हिसाब से एक्सटेंडर की क्या ट्रीटमेंट है। और तुम्हें डर है, तुम्हें डर है, रिस्क क्या होता है? मुझे डर है कहीं इन्होंने ऐसा नहीं किया हो। रिस्क होता ही यही है, तुम प्लानिंग स्टेज पे हो। यार इन्होंने ये जो 5 मिलियन खर्च किए हैं ना, इसने तो इतना बताया कि 5 मिलियन हमने खर्च किए हैं। अब तुम्हें डर है यार, इन्होंने ये जो 5 मिलियन खर्च किए हैं ना,
मुझे ये डर है कहीं इन्होंने ना, ये पता नहीं मुझे कि ये कैपिटल नेचर का है रेवेन्यू नेचर का है। अगर कैपिटल नेचर का है तो एज पर स्टैंडर्ड कैपिटलाइज होना चाहिए। हो सकता है इन्होंने एक्सपेंस आउट कर दिया हो, और पीपी को अंडर स्टेट, पीपी को अंडर स्टेट और प्रॉफिट को भी अंडर स्टेट कर दिया हो सकता है ये 5 मिलियन जो उन्होंने खर्च किए हैं मशीन पे, ये रेवेन्यू नेचर के हो और इन्होंने कैपिटलाइज कर दिए हो। तो सर इन्होंने एसेट साइड को भी बढ़ा दिया हो, और सर आपका अल्लाह आपका भला करे इन्होंने प्रॉफिट को भी बढ़ा दिया हो, ठीक है ना। बैलेंस शीट के लिए हमेशा ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड वर्ड यूज होगा। पीएनएल की जब भी बात की जाएगी, किसी भी पीएनएल के आइटम की बात की जाएगी, तो ओवर स्टेट या अंडर स्टेट वर्ड यूज होगा, सही है ना। तो इस बातों का ख्याल करना। बताना कैसे है, आइडेंटिफाई में एक्सप्लेन करना है, आइडेंटिफाई में कॉपी पेस्ट करना है, एक्सप्लेन के अंदर स्टैंडर्ड की बात बतानी है जो तुम्हें लग रही है कि ये बात हो सकती है, ठीक है ना, ये बात होनी चाहिए, इन्होंने ऐसे किया होगा। स्टैंडर्ड तुम्हें क्या करना है, स्प्रेड बताना है, और तुम्हें इस तरीके से सोचना है, उल्टा सोचना है, यार इन्होंने ना ऐसे नहीं किया होगा। फर्दर में चेक करूंगा तो ये तुम जो रिस्क सोच रहे हो ना, ये तुम्हारे दिमाग में शक है, ये पक्की बात नहीं है। तुम क्या करोगे, रिस्पॉन्स जो बनेगा ना तुम वो चेक करोगे, क्या ये मेरा रिस्क सही है, क्या ये मेरा शक सही है। तुम अपने शक को खत्म करने के लिए ऑडिट रिस्पॉन्स ड्राफ्ट करते हो। शक कैसे खत्म होगा, जब चीजों को मैं चेक करूंगा, जब चीजों को मैं चेक करूंगा। एक तरीके से शक इज सब्सटेंट, एक तरीके से ऑडिट रिस्पॉन्स इज सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ऑडिट रिस्पॉन्स जो है एक तरीके से सब्सटेंटिव प्रोसीजर से, भाई मुझे करना क्या है, ऑडिट रिस्पॉन्स एक तरीके से ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है ना। तो सर ये बातें हैं, आप इसको आप या तो 2 कॉलम का बनाएं, ठीक है ना। यार मैं, तुम लोग खुद से कोशिश करो, मैं तुम लोगों को सब सब ड्राफ्ट करके दिखाऊंगा, मैं तुम लोगों को आंसर भी रीड करवाऊंगा। खुद से कोशिश करो। अगर मैंने तुम लोगों को ये ड्राफ्ट वाफ करवाया ना, तो फिर चलें सर, टाइम अप हो गया। अब आ जाओ, इसका आंसर रीड करते हैं। सर ये इसका आंसर यहाँ से, बी बी क्राइटेरिया हमारा यहाँ से है, ऑर्डर रिस्क एंड रेस्पॉन्सेज, ठीक है। तो ऑर्डर रिस्क एंड रेस्पॉन्स ने 2 कॉलम बनाए, आपने भी 2 बनाए होंगे या 3 बनाए होंगे, आ जाओ देख लेते हैं, ठीक है भाई। सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, अब यहाँ पे देखो सर। Minty has incurred 5 million on updating, repairing and replacing a significant amount of production process machinery। देखिए सर, एग्जैक्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया हुआ है, कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट इम्पैक्ट देखें, पैराग्राफ छोड़ के इसने इम्पैक्ट लिखा है। इफ दिस एक्सपेंडिचर इज ऑफ कैपिटल नेचर, इट शुड बी कैपिटलाइज्ड एज पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है। अगर ये कैपिटल नेचर का है, इसको कैपिटलाइज होना चाहिए इन द लाइन विद IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। मैंने भी यही बोला ना, आपने स्टैंडर्ड क्या करना है, डिफाइन करना है। However, if it relates more to repair, then it should be expense to the statement of P&L। भाई अगर वो नेट रेवेन्यू नेचर का है तो उसको P&L में डाल दो। अब आपको ना ये डर है, इफ द एक्सपेंडिचर इज नॉट करेक्टली क्लासिफाइड, प्रॉफिट एंड पीपी कुड बी अंडर और ओवर स्टेटेड। आप इसको इस तरीके लिख सकते हो, देयर इज द रिस्क that this expenditure is not correctly classified, therefore hence resulting in PPE and profit could be under or overstated, ठीक है। ऑडिटर रिस्पॉन्स इसको छोड़ दें, फिलहाल नीचे आ जाते हैं, इसको बाद में करेंगे हम। अब दूसरा रिस्क सर, दूसरा क्या कह रहा है, एट द ईयर एंड देयर विल बी इन्वेंट्री काउंट्स undertaken in at the year end, there will be inventory counts undertaken in all 15 warehouses, ठीक है भाई। ये हमने क्लाइंट की बात कॉपी पेस्ट कर ली, ठीक है। अब सर, इट इज अनलाइकली दैट द ऑडिटर विल बी able to attend all 15 inventory counts, and therefore they need to ensure that they obtain sufficient evidence about the inventory counting controls and completed existence of inventory for any warehouses not been visited। इन्वेंट्री रिस्टोर्ड विद इन 15 वेयर हाउसेस। दूसरा रिस्क जो हमास ने आइडेंटिफाई किया, इन्वेंट्री रिस्टोर्ड विद इन 15 वेयर हाउसेस, जिसमें कुछ तुम्हारे ऑन है, कुछ रेंटेड है। तो जो रेंटेड है वो इस पर IFRS 16 होने चाहिए, ठीक है ना। जो तुम्हारे हैं वो पीपी में क्लासीफाई होने चाहिए। तो ये डर होना चाहिए, ये डर, ये भी रिस्क हो सकता है कि जो रेंटेड है हमने कहीं उनको भी सर कैपिटलाइज ना कर दिया। ओनली वेयर हाउसेज owned by Minty should be included within the PP। There is risk over statement of PP
and understatement or rental expense if Minty has capitalized all 15 warehouses. A new accounting general ledger system has been introduced at the beginning of the year. The old system was run in parallel for 2 months. मैंने बोला था जब भी अकाउंटिंग सिस्टम की बात आएगी तो पुराना डेटा से जब नए डेटा में जब हम ट्रांसफर हो रहे होंगे तो पुराना डेटा जब नए सिस्टम में जा रहा होता है तो वो सर अपडेटेड नहीं होता उस हिसाब से, तो डेटा करप्ट हो सकता है. There is risk of opening balances being misstated and loss of data if they have not been transferred from the old system correctly. In addition, the new general ledger system will require documenting and the control over his will need to be tested. The finance director of Minty had decided to release the opening provision of 1.5 million for the allowance for receivable as he feels it is unnecessary. There is a risk that receivable will be overvalued. Overvalue हो जाएंगे भाई. प्रोविजन नहीं होगा तो मतलब आप ज्यादा दिखा दोगे उनको, 100% तो नहीं दे मिलते. And despite having a credit controller, some balances will be irrecoverable and so will be overstated if not provided against. In addition, due to damaged inventory, there is an increased risk of customer refusing to payments in full. भाई डैमेज इन्वेंट्री भी है तो ऐसा भी हो सकता है कस्टमर बोले भाई तुम लोगों ने हमें मटेरियल सही नहीं दिया, हम पूरे पैसे तो देने वाले नहीं. ठीक है ना. Minty has incurred expenditure of 4.5 million on developing a new brand of fizzy drinks. This expenditure research and development under IAS 38 intangible asset. The standard require research cost to be expensed out and development cost to be capitalized as an intangible asset. If Minty has incorrectly classified research cost as development expenditure, there is a risk the intangible asset could be overstated and expenses understated. A large batch of cola product has been damaged in the production process and will be in the inventory at year end. No adjustment has been made by the management. ठीक है, ये मैंने रिस्क कॉपी पेस्ट कर लिया. अब आगे बढ़ रहा हूँ इसका इम्पैक्ट बताने के लिए. The valuation of inventory as per the IS true inventory should be at the lower of cost and net realizable value. Hence, and it is likely that this inventory is overvalued. भाई ये हो सकता है कि उन्होंने एनआरवी पे नहीं रखा हो तो ये इन्वेंट्री ओवर वैल्यू ना हो जाए. ठीक है. Due to damaged cola product, number of customers have complained. It is unlikely for any of the damaged goods sold. Minty will need to refund these customers. Sale भी reverse हो सकती है. Revenue is possibly overstated if sales return are not completely and accurately recorded. अच्छा आखिरी वाली बात. The management of Minty receive a significant annual bonuses based on the value of year-end total asset. There is a risk that management might feel under pressure to overstate the value of asset through the judgment taken or through the use of releasing provision. भाई प्रोविजन जो ये कम किया जा रहा है ना, खत्म किया जा रहा है, ये वजह ही यही है कि हम ना एसेट साइड को बढ़ा देंगे. एसेट साइड को बढ़ा के हम अपना बोनस हासिल कर लेंगे. हम इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी है ना उसकी जगह पे हायर पे रख देंगे, लोअर पे नहीं रखेंगे. तो ये वजह है सर. सर बात यहाँ पे क्लियर हो रही है. सर आ जाए ऑर्डर रिस्पॉन्सेज के लिए. मैंने हिंट बनाई है, मैंने आपके लिए बनाया है कि ऑर्डर रिस्पॉन्स आप किस तरीके से देंगे. ऑर्डर रिस्पॉन्स फॉर द ऑर्डर रिस्क आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑर्डर स्टेजेस एंड प्लानिंग. ऑडिटर शुड रिव्यू द ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट टू इंश्योर प्रॉपर क्लासिफिकेशन. अब देखो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि ये जो एक्सपेंस है, ये जो 5 मिलियन का एक्सपेंस किया गया या 4.5 मिलियन का एक्सपेंस किया गया इंटेंजिबल एसेट पे, 5 मिलियन का पीपी पे किया गया, 4.5 का इंटेंजिबल. तुम्हें कैसे पता लगेगा कि ये रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का, ये रिसर्च नेचर का है या डेवलपमेंट नेचर का? तुम्हें कैसे पता लगेगा? जरूर तुम सर उसका रिव्यू करोगे. तुम अपने रिस्क को खत्म करने के लिए तुम उसका ब्रेकअप रिव्यू करोगे. तुम ना उसको बोलोगे ये तुमने जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर खर्चा किया है ना 5 मिलियन और 4.5 मिलियन का, इसका ना मुझे ब्रेकअप दिखाओ. कौन सी चीज कहाँ पे खर्च की, कौन सी चीज कहाँ पे खर्च की. उस हिसाब से आप चेक करके फैसला करोगे कि कौन से वाले को कैपिटलाइज होना चाहिए, कौन से वाले को कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए. सर ऑडिटर शुड डिटरमाइन एट व्हिच इन्वेंटरी लोकेशन द अकाउंटिंग टू बी डन टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. सही. ठीक है ना भाई. अगर ज्यादा इन्वेंट्री होगी, ज्यादा इन्वेंट्री के लोकेशंस होंगे, वेयर हाउसेस होंगे, तो मैं तो हमेशा उनमें जाऊंगा ना जिनमें मटेरियल बैलेंस होगा. ठीक है ना सर. द ऑडिटर शुड परफॉर्म डिटेल टेस्टिंग और ये वाउचर में हो रहा होगा. ठीक है. द ऑडिटर शुड रिव्यू इंस्पेक्ट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन. और ये ना मैंने आपको एक सजेशन दे दी है.
ऑडिटर टू रिव्यू वेरीफाई सब्सिक्वेंट रिसिप्ट इन केस ऑफ डेटर। ये जब प्रोविजनिंग कंपनी कम करेगी ना, तो उसके लिए मैं ये करूंगा कि डेटर जो ईयर एंड में तुम लोगों ने दिखाए हैं, तुम जो कह रहे हो कि ये नहीं रिसीव हो रहे होंगे, तो क्या इनको चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, डेटर जिन्होंने 31 दिसंबर को दिखाया, मैं क्या करूंगा, 31 दिसंबर 2013 को दिखाया ना, मैं जनवरी फरवरी 2014 के 2 महीनों की सब्सिक्वेंट रिसिप्ट चेक करूंगा कि भाई 2 महीनों में रिकवर हो जाने चाहिए मेजर 90% डेटर्स जो तुमने दिसंबर में दिखाए, तो मैं सब्सिक्वेंट रिसिप्ट करके ये चेक करूंगा। ऑडिटर टू ऑब्टेन ब्रेकअप ऑफ एक्सपेंसेस एंड डिटरमाइन, जो एक्सपेंसेस हैं उनको उनका ब्रेकअप लेना चाहिए, उसमें से चेक करना चाहिए कौन सा एक्सपेंसेस कैपिटल नेचर का तो नहीं है। ऑडिटर टू परफॉर्म एनआरवी टेस्टिंग टू इंश्योर प्रॉपर ट्रीटमेंट एज पर IS2, ये वो वाली बात याद करो, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, तो उसके लिए ये करेंगे। ऑडिटर टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्किप्टिज्म थ्रू आउट द ऑडिट, जहाँ कोई जवाब फिट ना हो रहा हो तो ये लगा देना, जहाँ कोई जवाब समझ में नहीं आ रहा हो ना तो ये लगा देना ऑडिटर टू एक्सरसाइज। ऑडिटर टू इंश्योर दैट ऑडिट टीम इज क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस इन द केस ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट, जब भी फर्स्ट ईयर की बात आ रही हो ना, तो फर्स्ट ईयर भी खुद रिस्क होता है। जो यहाँ पे ना मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था, कौन सा नंबर था, हाँ ये वाला, ये वाली बात थी ना, ये वाला रिश्ता ना, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट ऑफ इट्स न्यू क्लाइंट, अगर ये कोई बात की जाए ना तो उसका जवाब ये होगा। क्या जवाब होगा सर? ऑडिटर टू इंश्योर ऑडिट टीम इज क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस इन द केस ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट, ये वाला जवाब होगा। The external auditor to perform detailed cut-off testing to ensure sales and purchase have been recorded completely in the correct accounting period। भाई अभी कभी कभी क्या करती है कंपनी सेल की ना, जैसे जनवरी जैसे दिसंबर मेरा ईयर एंड है, तो कंपनी क्या करती है, कट ऑफ मैंने तुम लोगों को समझाया हुआ है, जनवरी की सेल, सर सेल को बढ़ाने के लिए या मंथ एंड, आपको इस तरीके से सवाल दिया जाएगा, रिस्क ये आएगा कि मंथ एंड ईयर एंड आ रहा था, दिसंबर ईयर एंड था, उसकी जो क्लोजिंग की ना अकाउंटेंट ने वो जनवरी में की, तो तुम लोगों को अब ये क्या रिस्क हो सकता है, मेरे लिए ये रिस्क हो सकता है इसने जनवरी की सेल दिसंबर में रिकॉर्ड ना कर दी हो, या दिसंबर की सेल जनवरी में रिकॉर्ड ना कर दी हो, जो कि करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में होनी चाहिए। कट ऑफ का ये यही होता है ना, परचेजेस में भी यही सीन होगा, हो सकता है इसने मतलब जनवरी में आके क्लोजिंग की है, जनवरी में आके टीबी बनाया, एंट्रीज की है, हो सकता है जो परचेज दिसंबर की उसने जनवरी में रिकॉर्ड ना कर दी हो, जो जनवरी की हो दिसंबर में कर दी हो, तो इस वजह से हम कट ऑफ टेस्टिंग करेंगे। सर इंश्योर प्रॉपर डिस्क्लोजर इज मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब डिस्क्लोजर की खिलाफ वर्जी हो तब ये करेंगे। ये डिस्क्लोजर कहाँ पे होगा, IS 1037 की जब रिस्क आएगा, या सर लोकल लॉस को आप फॉलो नहीं करते, वो ऑडिट रिस्क पॉइंट में ये हमने कवर किया हुआ है। Discuss the matter with management pertaining external auditor to perform physical verification of fixed asset at the balance sheet date to ensure existence, जब फिक्स एसेट के चोरी होने का खर्चा हो जाए, डिस्पोजल होने का खर्चा हो जाए, तो एक्सटर्नल ऑडिटर ये चीजें कर रहा होता है। अब सर इस इन्हीं चीजों को ऑडिट रेस्पॉन्सेस को रख के आप सर खुद से क्या करें, ये जो रिस्क सारे आइडेंटिफाई किए ना आपने, ये जो सारे रिस्क आइडेंटिफाई किए ना, खुद से इन सब का ना रेस्पॉन्स लिखें, खुद से रेस्पॉन्स लिखें, वो सर फिर ये जो सामने रेस्पॉन्स लिखे हुए हैं ना, इनसे कंपेयर करें, इंशाल्लाह ये आप लोगों का होमवर्क है, अगर आप ये कर लेंगे तो आपके लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। सर एक ये होमवर्क है, एक क्वेश्चन में आगे पढ़ लेता हूँ, तो उसका भी ना आपने क्या करना है सर, उसका भी आपने आइडेंटिफाई करना है रिस्क, और इसी तरीके रिस्पॉन्स लिखने हैं। सनफ्लावर कर लेते हैं सर, ठीक है, मैं ये रीड करने लगता हूँ। सनफ्लावर सर बिल्कुल सब मेरे साथ है ना सर, सब साथ है मेरे, ये रीड कर लूँ सनफ्लावर। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, ठीक है भाई, बी रिक्वायरमेंट पे आ जाओ। Be using the information provided, describe 5 audit risk and explain the audited response to each risk in the planning the audit of sunflower company। ठीक है, तो सर आ जाएं। अब सर ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ कहा जाए कि आइडेंटिफाई करो और रिस्पॉन्स बताओ, तो सर आप उसके इम्पैक्ट लिखो ही नहीं भाई, इम्पैक्ट लिखने हैं, इम्पैक्ट नहीं लिखोगे तो ऑडिट रिस्पॉन्स कैसे बताओगे। जब भी अगर सिर्फ कहता आइडेंटिफाई करो तो बस आइडेंटिफाई करना, ठीक है ना, लेकिन अच्छी बात ये है ना, आइडेंटिफाई करके उसको बताओ तो सही कि रिस्क होगा कैसे ये, ठीक है ना, जब भी आइडेंटिफाई करोगे तो इसका इम्पैक्ट जरूर बताओगे, ऐसे नहीं कि सर आइडेंटिफाई और रिस्पॉन्स बोला है मैं इम्पैक्ट क्यों बताऊं, भाई जान आपने इम्पैक्ट बताना है, इम्पैक्ट नहीं बताओगे तो रिस्पॉन्स कैसे लिख पाओगे। आ जाओ पढ़ लेते हैं, ये आपका होमवर्क होगा सवाल।
Sunflower company, Sunflower operates 25 food supermarket. The company's year ended 31 December 2012. The audit manager and partner recently attended a planning meeting with finance director. He provided you with the planning notes below. You are the audit senior and this is your first year on this audit. First year on this audit. First year on this audit. In order to familiarize yourself with Sunflower, the audit manager had asked you to undertake some research in order to gain an understanding of the Sunflower. So that you are able to assist in planning process. He has then asked, did you identify relevant audit risks from the notes below and also consider how the team should respond to these? यहाँ तो काम की जो बात थी ना वो फर्स्ट ईयर वाली थी. Sunflower has spent 1.6 million. Sunflower ने 1.6 million क्या किए, स्पेंड किए in refurbishing all its supermarkets. सही है ना? As part of the refurbishment program, their central warehouse has been extended and smaller warehouse, which will only occasionally use, has been disposed of at a profit. यहाँ पे ना 3 रिस्क निकलेंगे. एक एक्सटेंड हो गया है, एक 1.6 मिलियन का खर्चा किया है, दूसरे स्मॉलर वेयर हाउस को हमने डिस्पोज किया. तो डिस्पोज करूंगा तो क्या रिस्क होगा, खुद से देख लेना. क्या पीपी से निकल गया, नहीं निकल गया, हो सकता है नहीं निकाला हो, अभी तक डेप्रिशिएट हो सकता है डिस्पोजल की कैलकुलेशन सही से नहीं की हो. डिस्पोजल की कैलकुलेशन सही से नहीं करूंगा तो पीएनएल में गेन. कभी कभी कंपनीज क्या करती हैं, जितना कैश मिला ना पीपी को क्रेडिट करती हैं. अगर पीपी का जो अकाउंट होता है वो कॉस्ट मॉडल पे होता है, कॉस्ट पे बना हुआ होता है, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मैंने अलग से बनाया है. तो कभी कभी क्या करती है भाई, पीपी को क्रेडिट कर दिया, कैश डेबिट कर दिया, तो बाकी जो बचा ना वो पीएनएल में गेन या लॉस कर दिया. ठीक है ना? तो ऐसा नहीं होता भाई, पीपी को पहले नेट बुक वैल्यू पे लाना होता है, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन को भी रिवर्स करना होता है. पीपी क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश डेबिट. जहाँ पे बैलेंस शीट फिगर आएगी वो जो साइड कम होगी वो आपका गेन बन जाता है या लॉस बन जाता है. ठीक है ना? In order to finance this refurbishment, a sum of 1.5 million was borrowed from bank. This is due to be repaid over 5 years. भाई देखो कंपनी ने लोन लिया है 5 साल के लिए, तो समझ रहे हो ना, देख लेना. द कंपनी विल बी परफॉर्म. भले भले सर इनको देखना चाहो तो देख सकते हो, इनको देख के करना चाहो तो कर सकते हो. ठीक है ना? द कंपनी विल बी परफॉर्मिंग ईयर एंड काउंट at the central warehouse as well as all the 25 supermarket on 31 December. ज़्यादा more warehouses. Inventory is valued at selling price less than average profit margin. As the finance director believed that this is the close approximation to cost. भाई यहाँ पे भी IS2 अप्लाई हो रहा है, देख लेना, उसने गलत वैल्यू किया हुआ है. Prior to 2012, each of supermarket maintained their own financial records and submitted returns monthly to the head office. During 2012, all accounting records have been centralized within the head office. Therefore, at the beginning of the year, each supermarket opening balances were transferred into the head office account record. भाई एक accounting record से दूसरे accounting records में डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो ओपनिंग बैलेंस का लॉस होने का खर्चा हो सकता है. ठीक है ना? The increased workload at the head office has led to some changes in the finance department. भाई अब हेड ऑफिस में सारे पहले ब्रांचेस में अकाउंटिंग होती थी, अब ब्रांचेस से अकाउंटिंग उठ गई, हेड ऑफिस आ गई, तो हेड ऑफिस बेचारों पे सर जुल्म हो गया, उन पे काम बढ़ गया. ठीक है ना? इन नवंबर 2012 द फाइनेंशियल कंट्रोल लेफ्ट, और फाइनेंशियल कंट्रोलर भी छोड़ के चला गया. हिज रिप्लेसमेंट विल स्टार्ट इन लेट दिसंबर. तो अब फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों पे काम बढ़ गया, अब सीएफओ भी चला गया, तो गलतियां होने के चांसेस हो सकती हैं. सही है ना? तो इन तरीके से आप इसको देख लेना. अब इसका आंसर नहीं देखना, आंसर हम कल रीड करेंगे, या आप लोगों का होमवर्क है. इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं. ठीक है सर?